नए भारत के वर्क कल्चर की। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मियां बढ़ गई है और उसको लेकर के कई खींचातानी कई पार्टियां का समावेश होता दिखाई पड़ रहा है। मेन रूप से जो पार्टियां जो बन रही है या तो वो आरजेडी की बन रही है या जेडीयू की बन रही है और चिराग को लेकर के और नहीं तो फिर जन सुराग को, ये 4-5 जो पार्टियां हैं जो मूल रूप से अपनी आधार बिंदु को लेकर करके फाइट कर रही है, एक दूसरे को कटाच करने में कमी नहीं कर रही है। लेकिन मामला अब आ गया है बिहार के विकास को लेकर के। बिहार का विकास किसके बागडोर में होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, आइए धीरे धीरे हर तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं कि किस में है कितना दम, कौन लेगा विकास का नया कदम, कौन उठाएगा विकास के कदम में अपना कदम चला पाएगा और विकास की रणनीतियों को, माहौल को चेंज कर पाएगा। क्योंकि बिहार को बदलना इतना आसान नहीं है जितना धरातल पर बाकी जगह पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पॉलिटिक्स है, हर गली मोहल्ले हर चौक चौराहे पर पॉलिटिक्स की बात होती है। यहाँ के लोग संसद में बैठे कुर्सी को हिला देते हैं, इसलिए बहुत सारी धरातल पर बात होती है और कई सारी पार्टियां का दबदबा रहता है। इसलिए चहुमुखी विकास का जो सिलसिला है, कई सालों से प्रयास हो रहा है, वो विफल होता दिखाई पड़ रहा है। कई बार बाहर की कंपनियां, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, हर कोशिश ट्राई चल रहा है, हर कोशिश में कहीं ना कहीं वो फेल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी जो सरगर्मियां बढ़ रही है, काफ़ी कुछ तैयारियां चल रही है और कई सारे जो इन्वेस्टर्स है इसको लाया जा रहा है और बिहार के विकास के डेवलपमेंट में चार चांद लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या आती है कि कौन है, किसमें है कितना दम, क्या पुराने खिलाड़ी जो अच्छे खेल पाएंगे या नए खिलाड़ी जो है उसको मौका मिलेगा तो वो एक खेल पाएंगे। ये सारे चीज़ों को लेकर के चुनौतियां बन रही है। पिछले जब से नीतीश सरकार आई है, उससे भी पिछले लालू सरकार थी, तो आपने देखा था किस तरह की चीज़ें थी, धरातल पर क्या क्या चेंज थी और किस तरह से टेक्नोलॉजी ने जो भी काम किया था। आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो लोकार्पण हुआ है वो 2000 के बाद हुआ है। तो उससे पहले अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं कि लालू की सरकार में अगर हो तो संभव नहीं है, जितना संभव नहीं था, इतना हाई स्पीड इंटरनेट डाटा सब कुछ नहीं था, घर घर मोबाइल नहीं था, तो स्पीड नेटवर्क्स वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे नीतीश की सरकार आई तो भी 10-15 साल राज करने के बाद धीरे धीरे 2014 में जब मोदी आया था तब जा कर करके टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ। 4G 5G अब धीरे धीरे 6G पे लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अपग्रेड करते जा रहे हैं और नए नए स्थितियों को ला रहे हैं। टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स में नई नई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं और साथ साथ जो डिजिटल पेमेंट का जो स्कोप आया है उसको लेकर के घर घर गांव गांव मुहिम में बहुत सारे लोगों का ट्रांजैक्शन आसानी से हो रहा है। लोग पैसे ले जाने में एक तरह से घबराते थे, खास करके गरीब लोग को छीन जाता था पैसे। अब जो कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ है इसको लेकर के बहुत सारी चुनौतियां बदली है, बहुत सारे चेंजेस हुआ है। लेकिन क्या इतना ही चेंज काफ़ी है? इतना चेंज तो हर स्टेट कर ही रहा है, हर राज्य कर रहा है, हर सिटी में कर रहा है, तो फिर बिहार क्या नया कर पा रहा है? और उसको लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान का हुंकार है, जिस तरह से हुंकार बजते हैं, जिस तरह से वो बातें धरातल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि शिक्षा को अपग्रेड करना है क्योंकि शिक्षा जगत में बिहार का नाम सर्वोपरि है। यहाँ से एक IAS ऑफिसर्स निकलते हैं, एक से एक मंत्री पद निकलते हैं, एक से एक डॉक्टर्स इंजीनियर्स निकलते हैं। फिर भी यहाँ क्या कमी रह गई? यहाँ की कमी रह गई शिक्षा की व्यवस्था। जो शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ न ले करके बच्चे, यहाँ के बच्चे या तो कोटा ले रहे हैं और कोटा में जो संस्थापक है वो खुद ही बिहार का है, केवल प्रोपगंडा जो चलाते हैं, जो केयर टेकर है वो केवल राजस्थान गवर्नमेंट का, बाकी सारा काम है स्टूडेंट बिहार का, टीचर बिहार का, व्यवस्थापक बिहार का, लेकिन धरातल राजस्थान का। तो इस मुहिम को चेंज करने के लिए चिराग पासवान ने काफ़ी कुछ एजेंडा उठाया है। दूसरी जो चीज़ें लेकर के है, किसान को लेकर के है, कृषि विभाग को लेकर के है, खुद फूड मंत्री है तो काफ़ी कुछ इसको ध्यान में रख रहे हैं और फूड को लेकर के काफ़ी कुछ उस पर नीतियां बना रहे हैं कि जो कुछ भी प्रोसेसिंग फूड हो रहा है क्यों ना इसी को पूरी तरह से हम यहीं से असेंबलिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर करके पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करें, क्यों हम रॉ मटेरियल को बाहर भेज रहे हैं, यहीं पर इंडस्ट्रियलाइज
अगर इस चीज़ों को कर दे तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब बहुत सारी हुंकार भर रहे हैं, जिससे लगता है कि बहुत कुछ बदलने की रणनीति रखते हैं कि युवा बिहारी के रूप में अपने आप को दबदबा कायम किए हुए और काफ़ी लोग उनको सराहना देते हैं, उनकी उस चुनौतियों को, और काफ़ी लोकप्रिय है। बॉलीवुड से आकर के फिर से राजनीति के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनकी जो लोकप्रियता है हर जगह है, चाहे वो किसी भी राज्य में चल जाइए लोकप्रियता देखने को मिलती है। जहां जाते हैं हुजूम लगता है, भीड़ लगता है, लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या इतना ही हुंकार भरना उस धरातल पे काफी है? क्या लगता है कि चिराग का हुंकार ही बिहार के विकास की सफलता की कुंजी है? ऐसा हो सकता है कि बिहार के विकास में कौन कुंजी लेकर के बैठा है, कौन ताला चाबी लेकर के बैठा है, ऐसे तो हमने मौका दे करके के बाकी दो अलग अलग पार्टियों को देखा है। अभी जो दो नई पार्टी जो उभर करके आ रही है, एक चिराग की पार्टी आ रही है जो अपनी सत्ता के गर्माहट को बिहार को बदलने की काबिल रखता है, ताजीब रखता है और बहुत कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स में अहम हिस्सा रख रहा है, और लगता है कि केंद्र का सपोर्ट उनका है और कहीं ना कहीं मोदी का हाथ उनका है, इसलिए मोदी भक्त हनुमान भी कहे जाते हैं। क्या हनुमान अपनी पूरी इस शिद्दत के साथ पूरे बिहार को बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, या कुछ होने वाला है, या तो हनुमान को रोकने के लिए राम अपना कुछ और उपाय लगाएंगे? क्या होगा? कई सारी चुनौतियां, कई सारी रणनीतियां हैं, और उसको लेकर करके आप हमें बताते रहिएगा कि कौन बेस्ट होने वाला है, किसका पत्ता जाने वाला है, बिहार के विकास में किसकी हार जरूरी है और किसकी जीत जरूरी है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल आते हैं टॉपिक को लेकर करके कि नीतीश कुमार ने क्या क्या किया कि पिछले 15 सालों में आपने देखा है उस शिक्षा को लेकर के भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन इधर कुछ 2-4 सालों में, इधर 2-4 साल की बात तो नहीं करता, 1 साल या 2 सालों में काफी कुछ शिक्षा में लगा कि ट्रेंडिंग माहौल रहा है, काफी कुछ उठाने की बात की गई है, और जिस तरह से टीचर्स को छुट्टियां को लेकर के बहुत सारे कटाच किए हैं, कई सारे टाइट व्यवस्था कर दी गई है, जिस तरह से स्कूल्स में टाइमिंग टेबल नहीं था उसको ठीक करने की कोशिश की है, स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं उसको रेगुलराइजेशन किए हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस सीट तैयार कर रहे हैं, टीचर्स अटेंडेंस सीट तैयार कर रहे हैं, और वो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ये सिद्धार्थ के साथ मुहिम में लगे हुए हैं। के पाठक ने बहुत कुछ हड़कम मचा के रखा था, लोग डर गए थे, टीचर परेशान हो गए थे, कई लोग दबदबा से टीचर्स की इस भयंकर लग रहा था कि क्या करे क्या नहीं, और उसको लेकर के कटाच भी किए थे और के पाठक को वहां से हटाया गया। लेकिन एस सिद्धार्थ की उस मुहिम में बहुत कुछ अंदाज रख रहा है, वो भी धीरे धीरे उसी तरह सेंध मारते रह रहे हैं और पूरी शिक्षा जगत को हिला कर रख दे रहे हैं। अभी भी वो काफी कुछ माहौल गरमा रहा है, बाकी कुछ ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि इस ठंडे में जो स्कूल्स की टाइमिंग है 9 से 5, यानी कब सुबह हुई कब रात हुई पता ही नहीं चलता, टीचर स्कूल में ही रह गए, घर का काम कब करेंगे, बाहर का काम करेंगे, परिवार को कब देखेंगे, इसको लेकर भी काफी मुहिम छेड़ रही है। और उसमें भी नीतीश कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। आप हमें बताइए, हम एक्शन डे बाय डे लेते हैं और 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने मोर्चा खोला है, हर जगह अपनी बातों को रखते हैं, कहते हैं अभी कभी उसको ठीक कर देंगे। यानी ऐसा ही रणनीति होना चाहिए, और जिस तरह की रणनीति कर रहे हैं तो काफी लगता है कारगर होने वाला है। यानी पूरे टीचर्स को कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंकिंग भी वही है, और वही अगर टूट जाएगा तो शायद मामला बहुत नीचे चला आएगा। इसलिए उस पर बहुत कुछ हुंकार बढ़ रहे हैं, और अभी भी कहते ना टिट फॉर टैट, और पूरी तरह से एक्शन में आ रहे हैं, और पूरी तरह से वो जोर से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगता है कि वह उनका काफी इरादा मजबूत दिख रहा है, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार में है तो उनके पक्ष में सारा कुछ मत जाता है, क्योंकि अभी एक्शन लेने वाला अभी कोई है तो बस वही है, क्योंकि वो सरकार में है। बाकी सरकार में रह करके आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज बदलने की क्षमता होती है। आपके कागज में, आपके पेन में वो ताकत होनी चाहिए कि जिधर साइन कर दे उधर प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है, उधर प्रोजेक्ट साइन हो जाता है, और वही चीज़ों में लगे हुए हैं। दूसरा जो काम है ड्राई डॉक के लिए उन्होंने काम किया था, पोर्ट इनॉग्रेशन की बात की थी और उन्होंने भी कर दिया, और जो कोई सोचा नहीं था बिहार में यहाँ से जहाज जाएंगे और वो भी शुरुआत कर दिया है, यह भी काबिल तारीफ है और इस सरकार की मदद से हो पा रही है। यानी काफ़ी कुछ डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ये नए नए इन्वेस्टर्स की बातें कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही दिक्कत आता है। बाकी आप हमें बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें हो रहा है। ऐसे तो सुने में आ रहा है कि अभी मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर के भी बहुत कुछ बातें चल रही है, और इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा जिससे भी इन्वेस्टर्स आना शुरू कर देंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अगर हमको ठीक करना है तो लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, और स्किल में शिक्षा का बहुत ज़्यादा भूमिका है, और उसी को ठीक करने में काफ़ी कुछ लगा है। लेकिन उनकी एक मामला जिसके लेकर के उसने वोट बैंकिंग बनाई थी और जीत हासिल की थी 2015 में,
वो था शराबबंदी, लेकिन वही शराबबंदी आज उनके हार का कारण भी लोग बना रहे हैं और कई सारे मुद्दों पर गंभीर आलोचना लगा रहे हैं। लेकिन सब लोगों को यह बताते हुए मुझे भी जरा भी संकेत नहीं होता, जरा भी हिचक नहीं होता कि शराबबंदी में हर किसी का योगदान था, हर कोई चाहते थे बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन उसे धरातल पे ठीक नहीं हुआ है तो उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन दारू बेच करके लोगों को खिलाना पिलाना ये सब समाज के लिए अच्छी आदत नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। उसे पूरी तरह से एक्शन में ला करके उसी तरह से फिनिश करना है, ना करके उसे शुरू करना है। रेवेन्यू जो भी चीज़ें लोग बातें कर रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं कि इससे बहुत सारे रेवेन्यू हो गए, उससे बहुत सारे डिजिटलाइजेशन होगा, बहुत सारे चीज़ें ला करके बिहार में चेंज किया जा सकता है। क्यों? यही एक मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो बहुत सारे हो सकती है, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बातें की जा रही है। लेकिन विपक्ष को जो घेरने के लिए मौका मिलता है इसी पे घेरते हैं। अब आती है कि ऐसे ऐसे कौन पार्टियां जो घेरने की कोशिश कर रही है, किसको डर लग रहा है कि किस पार्टी में आएंगे तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा। उसमें है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का पूरा घेराव कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर करके बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरी तरह से कटाक्ष कर रहे हैं और कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, युवा पीढ़ियों को हम रोजी रोटी की व्यवस्था कराएंगे, उसे स्किल्ड बनाएंगे और शिक्षा जगत में बहुत कुछ सुधार लाएंगे। और जिस तरह से नीतीश ने शराबबंदी को लेकर के बहुत कुछ घोटाले किए हैं और बहुत कुछ इतनी सारे 10,000 करोड़ की अवैध काम चल रहे हैं, ये सबको तुरंत हम बंद कर देंगे या तो स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे मुहिम को लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से लंटेन जला पाते हैं। जो लंटेन बुझ गई है पिछले 10-15 सालों में और जलाने की कोशिश करते हैं बट बुझ जाती है, जलाने की कोशिश करते हैं बुझ जाती है, लेकिन अब वो कैसे जलाएं कि पूरी तरह से भारत को पहुंचा सके और बिहार को भी वो लाइट दे सके। लेकिन कितना मुहिम सक्सेसफुल होता है। ऐसे तो उनके पिता का नेतृत्व है, उनकी समझ है, उनकी बागडोर है, कहीं ना कहीं उनके इस तरह का कमांडिंग कहीं ना कहीं काम आने वाला है। लेकिन आप क्या समझते हैं? लगता है कि युवा जगत में वो भी एक अच्छे सितारे हैं, क्योंकि अभी उनकी उम्र 27-28 साल की हो रही है और जिस तरह से तूफानी अंदाज में वो बातें करते हैं, अपनी धरातल पे बात रखते हैं और नीतीश को देखते ही देखते कब कटाच कर देते हैं, देखते ही देखते कब बोल देते हैं, सुना देते हैं खरी खोटी। लगता है कि ये टिट फॉर टैट वाला समीकरण बन जाता है और वो बख्शते नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, डायरेक्ट खुला चुनौती दे करके बातें करते हैं। लेकिन यही अगर बात चिराग पासवान की करें तो वो जो चुनौती देते हैं उनका अंदाज अलग है, उनके अंदर जो गाइडेंस है, गाइडेंस की प्रक्रिया अलग है और जिस तरह से वो अपने धरातल पे बात रखते हैं वो बिल्कुल अलग मोड़ पे ले जाता है। ना किसी से लड़ना है, ना किसी के आगे झुकना है, बस करते रहना है और समाज सेवा में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन चुनौतियां उनके सामने यही आती है कि उनकी पार्टी इतनी ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाई है जितना कि आरजेडी की हो पाई है, जितना कि जेडीयू की हो पाई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं। एक अकेला चिराग लगता है कि सारे पूरे भारत को चिराग दे पाएगा, यही सबसे बड़ी उनके साथ अभी चुनौती बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरह से लोग हुजूम लगा रहे हैं, लेकिन पार्टियां बढ़ेगी तभी तो मामला क्लियर नजर आएगा। लेकिन वो पार्टियां कौन बनेगी, कौन उनके साथ होगा? क्योंकि बिहार के हर गली चौराहे में मैंने बताया था कि इतनी सारी पॉलिटिक्स चल रही है, इतनी सारी संवेदनाएं चल रही है, इतने सारे माहौल चेंज होते रहे और जिस तरह से जाति के लेकर के वोट बैंकिंग चलती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि किसको वोट दे, किसको वोट नहीं दे। और उसमें चिराग पासवान ने इससे ऊपर उठ करके बात करने की कोशिश की है। क्या वह बात सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या वह चुनौतियों को सामना कर पाएंगे? कहते हैं कि ये जो वोट बैंकिंग की जो बातें चल रही है, ये जो जात पात की लड़ाइयाँ चल रही है, इससे हमें ऊपर उठना होगा, तभी बिहार की हम विकास की बात कर सकते हैं। और उसके लिए पूरी तरह से हुंकार लगाने वाले हैं और जिस तरह से बाकी स्टेट्स में वो हुंकार लगा रहे हैं, अब उनका दौरा बहुत जल्द बिहार के धरती पर होने वाला है। गांधी मैदान से अपना कहते ना उनकी शुरुआत करेंगे, हुंकार करेंगे और धीरे धीरे 38 जिलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बता देंगे कि हम चिराग जलाएंगे, पूरे बिहार में चिराग जलाएंगे। लेकिन अभी जो नई पार्टियां आ रही है, जन सुराग की, प्रशांत किशोर की, वो अपनी तरह की रणनीति खेल रहे हैं। उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है कि किधर से अड़ंगा लगाएंगे, किधर से डाका डालेंगे, किधर से लूट मार बचाएंगे, किसको पार्टी को कब गिरा देंगे। वो भी एक महादलित का एक अपनी जनसभा चला रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश को भी खतरा हो सकता है, चिराग को भी खतरा हो सकता है। सबसे ज्यादा चिराग को और नीतीश को ही खतरा है। और दूसरा, आरजेडी पर खुलेआम कटाच करते तो उनका भी पत्ता कहते ना पूरी तरह से पड़ रहा, गिरने की कगार पर है। और प्रशांत किशोर की ये भूमिका कहीं ना कहीं इन सारी पार्टियों को निचोड़ने का या तो तोड़ने का काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि अकेला अपने 200 जो बिहार विधानसभा की सीट है, पूरी सीटों पर वो खड़ा होने की जो काबिलियत रखते हैं, उस काबिलियत में कहीं ना कहीं किसी का तो नुकसान होने वाला है। क्या 243 सीट पर अपनी परचम लहराने के लिए जिस तरह से कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, उतने लोग उनसे शामिल हो पाएंगे
कि नहीं? अगर नहीं होंगे तो पता है कोई ना कोई का पता कटेगा, और उस कटने वाले पत्ते में किसकी पता चल पाएगी और कौन बिहार के विकास में किसकी जीत की मुहतीज रहेंगे, किसकी जीत से बिहार का रोशन होने वाला है, ये सब सारी चीजें चल रही है। और खास करके मुस्लिम पार्टी को लेकर कर भी एक अलग से अन्य कहते निर्दलीय पार्टी की स्थापना की जा रही है। साथ साथ वो भी अपनी अपनी घूस पैठली लगा रहे हैं, अपनी दाना पानी लगा रहे हैं। कहते हैं कि बिहार में अगर विकास करना है तो मुस्लिम का वोट भी काफी जरूरी है, मुस्लिम का वोट नहीं मिला तो सरकार गिराने की काफी तजुर्बा रखते हैं। और इसमें कैसे क्या होने वाला है, और बीजेपी का एक अलग समीकरण है जो कई तरह से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एनडीए दल बिहार में गठन हुआ है, क्या मोदी जी को लगता है कि कौन कौन पार्टियां हमारे साथ देगी, किसकी नाव हम चला पाएंगे और किसके सहारे विकास का विकास कर पाएंगे? और वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी प्लानिंग चल रही है कि केंद्र में जिस तरह से एक और चाणक्य बैठते हैं, उस चाणक्य की बुद्धि में बिहार का विकास कैसा होने वाला है। जिस तरह से बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार बोले जाते हैं, तो देश का चाणक्य भी अमित शाह वहां बैठे हैं। दोनों की रणनीतियों में काफी कुछ बदलाव आता है। लगता है कौन किसकी पलड़ा को गिरा पाएंगे, दोनों चाणक्य में कौन चाणक्य आगे निकल जाएगा और किसकी पलड़ा कौन सा गिरा देगा, यह काफी कुछ ट्रेंड होने वाला है, काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बात बिहार की है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि कौन इस युद्ध में, कौन इस जंग में, बिहार के इस विकास में किसकी हार हो पाएगी। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर हार किसी की हो तो जीत भी किसी और की होगी, और उसी जीत में बिहार का विकास होगा।